ईडी सीबीआई जिस तरीके से अभी विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है, 2024 के बाद वो बीजेपी के नेताओं के पीछे पड़ेगी। ख्वाब पूरा नहीं होगा। भगवा रंग जो है वो त्यागियों का है, बीजेपी भोगी है। अब त्यागी भोगी कौन है ये तो जनता के सामने है। बैंकिंग में मंदी और उसके बाद पीएसयू लगातार बेचे जा रहे हैं। ट्रेडमिल में चलते चलते बजट बना देता है तो उनके लिए तो नोबेल भी छोटा पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का जो आरक्षण है उसे खत्म करना चाहती है। हम संविधान के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जल्दी ही जेल जाने वाली हैं। जरूर ममता बनर्जी जेल में जाए। ममता बनर्जी सभी के लिए नहीं, सिर्फ एक धर्म के लिए मुख्यमंत्री है। बंगाल के मुसलमानों को ममता बनर्जी ने गुमराह करके रखा है। बंगाल में कुश्ती है, दिल्ली में दोस्ती है और पूरे देश में मस्ती है। हमारा विपक्ष तो यही करता है ना। कुछ पापी लोग वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए चले गए तो भारत वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गया। जब से हाथ मिलाया विराट कोहली का सेंचुरी नहीं हुआ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक बेहद खास मेहमान। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो प्रदेश ऐसा है जो आए दिन चर्चा के केंद्र में रहता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं तो हमेशा अच्छा ही रहता हूँ। आप अच्छे रहते हैं, लेकिन जिस प्रदेश से आप आते हैं वहाँ से जो खबरें आती हैं पश्चिम बंगाल से, वो देश के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तरह तरह की खबरें वहाँ से आती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होता रहता है। उन सब तमाम सवालों पर हम जाएंगे, कोशिश करेंगे बिंदुवार तरीके से उनके जवाब देश की जनता तक पहुँचें। लेकिन उस सबसे पहले अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करी है और अब 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में 2019 में 18 सीटें आई थी आपकी। 2024 के लिए क्या टारगेट है? देखिए, टारगेट तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने तय कर दिया है। 35 सीटों का हमारा टारगेट है। और जिस तरीके से पिछले 29 तारीख को, पिछले महीने के 29 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में जहाँ पे ममता बनर्जी अपना सालाना 21 जुलाई का शहीद दिवस यानी शहादत दिवस आप बोल सकते हैं वो मनाते हैं, उसी जगह पे जहाँ पे कोई भी पार्टी अलाउड नहीं था कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का डेमोक्रेसी आपको पता है कि अगर आप टीएमसी में हैं तो आपके लिए डेमोक्रेसी है, अगर आप के टीएमसी में नहीं है, दूसरे कोई ऑपोजिशन पार्टी, नॉट ओनली बीजेपी, अदर्स जो पार्टी है उनके साथ भी यही रवैया लेते हैं। लेकिन वहाँ पे अभी बीजेपी ही ऑपोजिशन है, बाकी पार्टियाँ तो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो हमने कोर्ट में जाकर पहली बार वहाँ पे सभा कराई, माननीय गृह मंत्री जी उधर उपस्थित रहे और जिस जनसैलाब वहाँ पे उतरा वो दिखाता है कि 35 तक हम पहुँच जाएंगे। 35 आप पहुँचने वाले, ये आपका कॉन्फिडेंस है? एकदम भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल यूनिट पूरा कॉन्फिडेंट है। आप आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि 35 सीटें आप जीतेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार की तरफ इशारा करते हुए कि 3 महीने की सरकार अब बची है, मतलब ये कहना चाह रही है कि 2024 में सरकार हट जाएगी। देखिए, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उनके पास? ममता बनर्जी ये जो बोल रही थी ना, ये रिजल्ट आने से पहले बोल रही थी। अब जो ये रिजल्ट आ गया उसके बाद तो ममता बनर्जी का बोलना तो छोड़िए, वो तो INDI के बैठक में नहीं आ रहा है, डर के मारे डरना शुरू हो गया उनका। उसको मालूम है कि क्या होने वाला है, क्योंकि शी इज़ ए सीनियर पॉलिटिशियन, वेटरन पॉलिटिशियन, शी हैज़ कनेक्शन इन ऑल डायरेक्शंस, यू नो। उनको सब पता है, लोग उनका भी पहचान वाले लोग हैं। तो ईडी सीबीआई के पास क्या प्रूफ है उनके ही नेताओं के खिलाफ, तो सब ममता बनर्जी भी जानती है। आपने ईडी सीबीआई की बात करी तो मुझे उनका एक और बयान याद आ गया। वो ये कह रही हैं कि ईडी सीबीआई जिस तरीके से अभी विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है, 2024 के बाद वो बीजेपी के नेताओं के पीछे पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो सरकार तो परिवर्तन नहीं होने वाला है। पूरा देश तय कर चुका है कि मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो आगे आने वाले समय में उनका एक ख्वाब पूरा नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कभी ज़िंदगी में उनको टाइम नहीं मिलेगा, और क्योंकि अभी लगातार बीजेपी की सरकार रहेगी केंद्र में, तो समय मिल जाता और उनमें अगर दम होता तो मेरे खिलाफ एक सीबीआई इंक्वायरी या उनका पास जो पुलिस है उनके द्वारा मेरा जो संपत्ति है, मेरे जो प्रॉपर्टीज़ है,
उनको अगर दम है, टीएमसी में अगर दम है, कोई एक सवाल उठा के दिखा दे। अभी इंक्वायरी छोड़िए, मैं तो स्टेट चीफ हूँ ना, तो मेरे अगेंस्ट में टीएमसी का कोई लीडर एक सवाल उठाइए कि ये बंदे ने ये प्रॉपर्टी किया है या ये खरीदा है या बेनामी में ये है, एक सवाल सिर्फ उठा देने के लिए उनको बोलिए। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है, विपक्ष को पूरा चैलेंज है, टीएमसी को स्पेशली चैलेंज है। हिम्मत मेरे ना बारे में बात ही नहीं करते डर के मारे, क्योंकि मेरा जो है खुला है एकदम। अब आइए देखिए, अगर हिम्मत है तो हमें हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी कराइए। ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का जो आरक्षण है उसे ख़त्म करना चाहती है। देखिए, भारत की संविधान ये मनाही करता है, हम संविधान के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते। भारत की संविधान बोलता है कि आप रिलीजियन के बेसिस पे कोई भी रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। इसलिए बार बार जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जहाँ पे भी रिलीजियस बेसिस में रिजर्वेशन दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सिर्फ कोर्ट ने उसको नकारा है। तो ये जो विषय है, अभी गरीब के लिए 10% रिजर्वेशन, गरीब जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए मोदी सरकार ने चालू किया। उसमें तो हिंदू आएंगे, मुस्लिम आएंगे, जो मुस्लिम रिजर्वेशन में नहीं थे कभी, वो तो 10% में आएंगे ना, EWS जिसे बोलते हैं। तो हम ना कास्ट के ऊपर ना रिलीजियन के ऊपर कोई भेदभाव करते हैं, हम अपीजमेंट ऑफ नन इस पर बिलीव करते हैं। किसी का भी तुष्टिकरण नहीं, सबका संतुष्टिकरण। मोदी जी ने गैस दिया पश्चिम बंगाल में, उजाला में, आप जाइए एक बार डेटा निकालिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिला को मिला। आप देख लीजिए एक बार डेटा। ये बड़ी बात आपने कही कि आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। कास्ट और रिलीजन की राजनीति आप नहीं करते। लेकिन वो तो कास्ट रिलीजन पे भी नहीं रुक रही, वो एक कदम आगे बढ़ रही हैं। वो तो रंगों को लेकर भी बात करती हैं, कलर्स को लेकर बात करती हैं। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी भगवाकरण की तरफ जा रही है। मेट्रो से लेकर क्रिकेट तक का भगवाकरण भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। एक कदम और आगे बढ़ के वो ये कह रही हैं कि भगवा रंग जो है वो त्यागियों का है, बीजेपी भोगी है। देखिए, अब त्यागी भोगी कौन है ये तो जनता के सामने है। मोदी जी 20 साल से ऊपर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रह चुके। उनके जो परिवार है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन क्या करता है, सबके सामने खुला चिट्ठा है। आज इसी वक्त आप जाइए पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी भतीजा आबेज बनर्जी का शादी हो रहा है दार्जिलिंग में, कार्शियांग में। 150 डॉक्टर ले गए हैं पूरे। जैसे हम टीवी में, सिनेमा में, सीरियल में देखे हैं कि मुग़ल सम्राट जब जाते थे, अकबर हो या जो भी हो, तो जैसे पूरा लोक लश्कर लेके जाते हैं ना, हाथी घोड़ा लेके, ऐसे एक शादी के लिए पूरी सरकार वहाँ पे बैठी हुई है। अच्छा। पश्चिम बंगाल की CPM की एक अखबार है, उसने लिखा कि कालीघाट में जहाँ पे ममता बनर्जी रहती है, वहाँ पे 35 ऐसे प्लॉटे हैं जिसका मालिक बनर्जी फैमिली का, मतलब ममता बनर्जी का फैमिली का कोई ना कोई है। छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले कलकत्ता कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, कुछ साल पहले। ममता बनर्जी की भाई की वाइफ काजोली बनर्जी वो जीती, जिनका बेटे का शादी का मैं जिक्र किया, कार्तिक बनर्जी और उनके वाइफ। उन दोनों ने करोड़ों की संपत्ति का बयान अपने हाथों से दिया। मालूम है कैसे कमाया? वो कलम होता है ना, ऑक्यूपेशन, क्या पेशा है आपकी? उन्होंने लिखा सोशल वर्क, खुद का दिया हुआ एफिडेविट है। सोशल वर्क करके अगर आप करोड़ों की संपत्ति की मालिक हो सकती है, तो मैं तो बोलूँगा कि ममता बनर्जी पूरी देश की दायित्व ले ले। उनके परिवार के लोगों को भेज के कैसे सोशल वर्क करके करोड़पति हो सकता। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन फालतू कर रहे हैं। ये इनको होस्ट करना चाहिए कि कौन बनेगा करोड़पति का, हम सबको करोड़पति बनाएंगे। मुझे एक नैरेटिव सेट किया हुआ है ममता बनर्जी ने कि भी वो तो बहुत सादा जीवन जीती हैं, एक कमरे के मकान में रहती हैं, इस तरह की बातें वो हमेशा आती रहती हैं उन्हें लेकर। तो ये बिल्कुल झूठ है। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनको। आरोप ज़रूरत नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए ना। ममता बनर्जी अपने आप को एक मुखौटा बना के रखती है, और सारा जो अपना परिवार है उनका प्रॉपर्टी आप कर लीजिए एक बार। प्रॉपर्टी किसके कितना प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए। सिर्फ यही नहीं, आपने रंगों का सवाल उठाया ना। बंगाल में हम बचपन से कहानी सुनते आए हैं कि
एक चोर और एक साधु, दोनों सुबह 4 बजे उठ के एक चोरी करके लौट रहा था और साधु अपना जप तप करने के लिए नहाने के लिए जा रहा था नदी में। तो देखा उन्होंने कि चोर आ रहा है, साधु देखा तो साधु सोच रहा है अरे ये कितना अच्छा आदमी है, साधु है, अभी नहाएगा, नहा के जाके भगवान का नाम लेगा, ऊपर वाले का नाम लेगा। और चोर साधु को देख के चोर के मन में आया अरे ये साला चोर है, अभी चोरी करके आया है इसलिए नहाने के जा रहा है। तो मन जिसका जो है वो ऐसा ही सोचता है। ममता बनर्जी क्यों सोच रहे हैं कि हम भगवा कर रहे हैं? क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो सारे जो सरकारी बिल्डिंग है उसका कलर एक ही कलर में मिलेगा आपका, ब्लू एंड वाइट। बांग्ला में हम बोलते हैं नील सादा, सादा मतलब सफ़ेद। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी जब साड़ी पहनती थी, इससे पहले अभी थोड़ा चेंज किया है कंट्रोवर्सी उठने के कारण, उसका जो साइड का एरिया, हम पार बोलते हैं यहाँ पे, क्या मालूम नहीं, साड़ी के जो होते हैं ना जी बाउंड्रीज, जी बाउंड्रीज, वो नील और सफ़ेद रंग की पहनती थी। आपने सोच की बात कही तो एक और बयान मुझे उनका याद आया। अभी हाल ही में विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल हुआ, उसमें अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। तो ममता बनर्जी ने ये कहा उस वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद कि अगर वो फाइनल अहमदाबाद की जगह कलकत्ता में होता, मुंबई में होता तो भारत विश्व कप जीतता। कुछ पापी लोग वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए चले गए तो भारत वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गया। देखिए ममता बनर्जी से ही ऐसी ओछी बातें आप एक्सपेक्ट कर सकती है। ये बंगाल की, मतलब सचमुच बोले तो बंगाल की बदकिस्मती है, क्योंकि इतना कम पढ़ा लिखा मतलब मैं डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास एमए की डिग्री है, वो कैसे जुटाया वो अलग बात है। लेकिन बंगाल की अगर आप हिस्ट्री देख लेंगे, यहाँ पे केमिस्ट्री में डीएससी वाला आदमी भी ये रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, जिसे डॉक्टर, जिनके नाम से डॉक्टर्स डे पालन होता है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, वो चीफ मिनिस्टर रहे। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो लास्ट रहे सीपीएम के, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। ज्योति बसु ऑक्सफोर्ड लंदन से पढ़ा हुआ था। तो ये पहला चीफ मिनिस्टर है जिसकी अंदरूनी शिक्षा इतनी कम है जिनसे ऐसे बातें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी बोलने से पहले सोशल मीडिया में एक मीम चलता था, विराट कोहली का ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाने का एक फ़ोटो और विराट कोहली का भगवान शिव जी के वहाँ पे जाके पूजा देने का फ़ोटो। दोनों बता के बंगाल के लोग जो एंटी टीएमसी है वो सोशल मीडिया में चलाते थे। जब से हाथ मिलाया विराट कोहली का सेंचुरी नहीं हुआ, ममता बनर्जी से हाथ मिलाने के बाद जब जाके पूजा दिया उसके बाद उसको सेंचुरी मिला। बीच में एक सच में ऐसा हिस्सा था जहाँ पे विराट कोहली को सेंचुरी नहीं मिला। लेकिन ये साधारण लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल नेता ये बोले, हम कभी नहीं बोले ऐसा। लेकिन ममता बनर्जी ने बात उठाया है पापी वाला, तब हमें बोलना पड़ा है, लेकिन हम कभी नहीं बोलते इस तरीके की बात। आपने पढ़ाई लिखाई की बात करी, आपने ममता बनर्जी की डिग्री की बात करी, जहाँ तक हमारी जानकारी आप वेल एजुकेटेड हैं, खुद भी प्रोफेसर आप रहे हैं। तो ये सवाल आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि ममता बनर्जी आप कह रहे हैं कि डिग्री जैसे भी उन्होंने हासिल करी, लेकिन वो तो इकोनॉमी को लेकर भी सवाल उठा रही हैं। उनका कहना ये है कि केंद्र सरकार की वजह से इकोनॉमी लगातार पॉलिसीज़ की वजह से गिरती जा रही है, बैंकिंग में मंदी और उसके बाद पीएसयू लगातार बेचे जा रहे हैं। इससे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए ममता बनर्जी से ऐसे ही सवाल या आंसर हम आशा करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का खुद का स्टेटमेंट है। वो सुबह जब उसमें क्या बोलते हैं जिसमें चलते हैं मशीन, हाँ ट्रेडमिल, हाँ, तो उन्होंने खुद का स्टेटमेंट है कि वो ट्रेडमिल में चलते चलते उन्होंने बंगाल का बजट बनाया। तो इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट होगा जो ट्रेडमिल में चलते चलते बजट बना देता है, तो उनके लिए तो नोबेल भी छोटा पड़ेगा। अगर नोबेल भी दिया जाए उनको तो छोटा पड़ेगा। लेकिन आप ममता बनर्जी की बात विश्वास करेंगे या इकोनॉमिक्स टाइम्स जो लिख रहा है, या विदेशों में जो बड़े बड़े अखबार है या जो टैबलॉइड्स है जो लिखते हैं इकोनॉमी पर, उनकी बारे में बात करेंगे, या डेटा पे विश्वास करेंगे? किस पे विश्वास करेंगे? वो जो अखबार है वो लिख रहा है, इंटरनेशनल जो अखबार है वो लिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ लाइक ए ग्लोइंग स्टार इन द साउथ ईस्ट एशिया। हमारी जो प्रोजेक्शन है जीडीपी की वो हाईएस्ट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? इकोनॉमी अगर ख़राब है, इकोनॉमी अगर पीछे चल रहा है,
तो ये कैसे संभव है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा है कि तीसरे टर्नओवर में, यानी 2024 के बाद जब तीसरी बार अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर आने का काम करेगी। ऑलरेडी हम चौथे नंबर पे पहुंच गए। जो डेटा आ रहा है अभी दिखाई दे रहा है कि हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। तो तीसरी तो बनेंगे ही, मोदी जी के अगले टर्म में तीसरी बनेंगे और ये 1-2 साल के अंदर होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के 1-2 साल के अंदर हम पूरी तरीके से 3 नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। अमित शाह जी ने रैली करी, अभी आप बता ही रहे थे, वहाँ पर गए थे। उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी चाहे कितना भी विरोध कर ले लेकिन CAA जरूर लागू होगा। एकदम होगा, ज़रूर लागू करेंगे और बहुत मुझे आशा है, अमित शाह जी पर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी वो लागू करेंगे। और हमारे लोग, देखिए बंगाल में क्या है, बंगाल और पंजाब ऐसे 2 स्टेट है हमारे देश के जिन्होंने बंटवारा को सहा। हमारे पूर्वज भी 1947 में उधर से इधर चले आए। कुछ पूर्वज तो रह भी गए उधर ही ज़मीन वमीन सब चला गया, पूरे ज़मींदार से भिखारी हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हुए। आज भी बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है, आज भी लोग कॉम्पेल्ड होते हैं उधर से आने के लिए। लेकिन मुझे लगता है जैसे गांधी जी, हम नहीं सिर्फ बोल रहे हैं, गांधी जी उस समय बोले थे, बंटवारे के बाद भी जितने हिंदू पाकिस्तान में रह गए वो माइनॉरिटी है वहाँ पे। अगर वो कभी मुश्किल में आते हैं, किसी मुसीबत में आते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत कभी नकार नहीं सकता। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं। तो CAA तो गांधी जी का वही स्टेटमेंट पे बेस के ऊपर बना हुआ है। बंगाल में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप भी होता रहता है सत्तारूढ़ दल में और आपके बीच में। अमित शाह जी ने उसी रैली के दौरान ये भी कहा कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी पहले काफ़ी मुखर होकर काम करती थी, बोलती थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि TMC के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए वोट बनवाने का काम करते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है, वाकई में ऐसा हो रहा है? स्टेटमेंट है उनके MLA को बैठा के, उनका नेता स्टेटमेंट दे रहा है TMC का कि जिनका वोटर कार्ड का प्रॉब्लम है, आपको वोटर कार्ड नहीं मिल रहा है, आप फलाना व्यक्ति से मिलिए, आपका वोटर कार्ड। बांग्लादेश से आए हुए डायरेक्टली बोल रहे हैं, बांग्लादेश से आए हुए जो लोग जिनका वोटर कार्ड नहीं हुआ है, आप फलाने व्यक्ति से मिलिए, आपका वोटर कार्ड हो जाएगा। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है बंगाल की, अगर आप 1947 के बाद का पहला जो जनगणना हुई थी उसकी डेटा आप लाएंगे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, और लास्ट जो जनगणना हुई 2011, ये दोनों की जब डेमोग्राफी आप चेक करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या चल रहा है। अमित शाह जी ने उसी रैली के दौरान ये भी कहा, आप तो बहुत कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि 2024 में 35 सीटें आप लोग जीतने जा रहे हैं, उसके बाद 2026 भी है। तो अमित शाह जी ने 2026 को लेते हुए ये बात कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2026 में बंगाल में सरकार बनानी है तो उसके लिए 2024 में बीज बोने पड़ेंगे। ना स्वाभाविक है, हमारा टारगेट तो 26 साल है। 26 में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के हम फेंकेंगे और उसके लिए बेस जो चाहिए वो बेस तो बनाना पड़ेगा लोकसभा में। और लोकसभा में इसलिए हमने 35 सीटों का टारगेट जो अमित शाह जी ने दिया है उसको आगे रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुख्य विकल्प आप हैं, तो यहाँ सवाल एक और मैं पूछ लेता हूँ कि पहले मुख्य विकल्प माना जाता था TMC के अपोजिट में कम्युनिस्ट को, वो आजकल कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर कांग्रेस को माना गया, कांग्रेस भी आजकल कहीं नज़र नहीं आ रही है, बल्कि उनके साथी हो गई है, साथी बन गए हैं वो लोग। तो अब एकमात्र विकल्प वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस TMC होने जा रहा है, आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए पिछले इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें ये क्लियर हो गया, लेफ्ट या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। तो बाद में एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें एक कांग्रेस को सीट मिला था, वो भी कुछ दिन बाद TMC में चला गया। तो स्वाभाविक है अभी ऑप्शन जो है जनता के पास कि इधर आपको TMC के साथ जाना पड़ेगा जो देश विरोधी ताकत है, या देश प्रेमी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। कोयला और लौह तस्करों को TMC के नेता संरक्षण देते हैं। एकदम सही बात है। कोयला की जो तस्करी चल रही है, इसका नाम आया था अनूप माझी, लाला बोलते थे। ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया जो इनके अभी कोई बेल में छूटा हुआ है, कहीं भागा हुआ है। अभिषेक बनर्जी जो TMC के प्रमुख नेता है, अभी ममता बनर्जी को जो रिप्लेस करने जा रही है, उनके जो दाहिना हाथ थे वो तो बाहर के देशों में भाग गया।
जो टीएमसी का युवा फ्रंट था, युवा फ्रंट के प्रमुख थे अभिषेक बनर्जी, और वो व्यक्ति जो भगोड़ा व्यक्ति है वो जीएस था, जनरल सेक्रेटरी था। आज पूछिए वो कहाँ है, टीएमसी से पूछिए, भाग गया, भारत से भाग गया। एक और बयान चर्चा में रहा, ममता बनर्जी सभी के लिए नहीं, सिर्फ एक धर्म के लिए मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ममता बनर्जी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है और बंगाल के मुसलमानों को ममता बनर्जी ने गुमराह करके रखा है। जैसे सीए के समय सीए के खिलाफ ममता बनर्जी ने बंगाल के मुसलमानों को उसका के उनको समझाया कि सीए होने के कारण बंगाल के मुसलमानों को यहाँ से जाना पड़ेगा, जो एकदम झूठा बात है। आज वही ममता बनर्जी असेंबली इलेक्शन से पहले कहती थी कि हम सीए एनआरसी नहीं करने देंगे, आज वही ममता बनर्जी अपना स्टांस जो है उसको चेंज करके अभी बोल रहे हैं कि हम एनआरसी नहीं करने देंगे। मतलब सीए थोड़ा पीछे चला गया। पहले सीए को लेकर हंगामा किया, मुसलमानों को गलत समझाया कि सीए के कारण आपको चला जाना पड़ेगा, जहाँ के सीए किसी को नागरिकता देने का कानून है, किसी का छीनने वाला कोई प्रोविजन ही नहीं है उसमें। लेकिन लोगों को ऐसा गलत समझाकर कुछ उपद्रवी तत्वों को देकर मुर्शिदाबाद जिले में ट्रेन तक जलवाया, स्टेशन में तोड़फोड़ कराया, ममता बनर्जी ने कराया, मेरा आरोप है। और एक के ऊपर कोई केस, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो ममता बनर्जी ऐसी है, अपीजमेंट करती है। आज पश्चिम बंगाल में पूछिए कितने मुस्लिम डॉक्टर हैं, उनका 30% जन आबादी में भागीदारी है, तो डॉक्टर्स में तो 30% होना चाहिए था ना। अच्छा, कितने WBCS ऑफिसर बनते हैं, कितने वकील बनते हैं? आप जाएंगे तो देखिए, गांव-गांव में जाएंगे, मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे, ना सैनिटेशन है, ना एडुकेशन है, ना कुछ उनके लिए सुविधा सहूलियत है, सिर्फ उनको रिलीजियन का अफीम देके ममता बनर्जी उनको वोट बैंक बना रही है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। यानी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बंगाल की पुलिस है वो टीएमसी के कैडर की तरह काम करती है। पूरी तरीके से पुलिस जो है वो कैडर की तरह काम करती है। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि टीएमसी के नेता अगर बोल दे कि सपोज मेरा कहीं पे सभा है, को पुलिस को टीएमसी के नेता बोल दिया कि आपको इस सभा की परमिशन नहीं देनी है, तो पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो सभा की परमिशन दे दे। इसलिए हमें बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में जाके हम उसका परमिशन लेते हैं। लेकिन समय आ गया है, पुलिस को भी समझ आ रहा है कि ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। हम पुलिस को भी सीधा कर देंगे और टीएमसी को तो आने वाले समय में सीधा करेंगे ही करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, विपक्ष को न्योता नहीं दिया गया है, तो विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि राम मंदिर सिर्फ बीजेपी वालों का है। देखिए, पहली बात ये है कि राम मंदिर के जो उद्घाटन है, उद्घाटन के समय जो कमेटी है वहाँ पे राम जन्मभूमि जो न्यास है, वो न्यास ये पूरा विषय देखता है। इसमें ना बीजेपी है ना कोई है। हमको भी तो न्योता नहीं मिला। हम लोगों को बोला गया है कि आप 22 तारीख से थोड़ा दूर रहिए। उल्टा विश्व हिंदू परिषद से ऐसा रिक्वेस्ट आया है ना कि आप पहले साधु संतों को आने दें, तो साधु संत पहले जाए, उनका पहला अधिकार होता है। हम बाद में जाएंगे, क्या आता है, क्या जाता है। भगवान राम थोड़ी भाग रहे हैं, वहीं पे हैं तो वहीं पे रहेंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, ऐसे जैसे प्रमुख लोग हैं, उनको तो उद्बोधन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय रहना है, इसलिए वो लोग जाएंगे। आपका एक बयान का जिक्र कर लेता हूँ। एक बयान में आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारी दीदी यानी ममता बनर्जी के भाई हैं। जब से उनका गठबंधन हुआ है तो दीदी ने उन्हें पता नहीं क्या समझा दिया है। इसके बाद उनके जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, वो जेल चले गए। उनके और भी काफ़ी नेता जेल गए। अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं और आने वाले समय में ममता बनर्जी भी जेल जाएंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का करप्शन हमने देखा पिछले सालों में, और जो सामने तस्वीरें आई, आपको भी शायद तस्वीरें मिला है कि पश्चिम बंगाल की एक्स एजुकेशन मिनिस्टर, एक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर अभी जेल में के अंदर है। सिर्फ ये नहीं है, ये ममता बनर्जी के खास लोगों में, जब ममता बनर्जी ऑपोजिशन में था तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रही पार्थ चट्टोपाध्याय, उनकी गर्लफ्रेंड, पहले तो ये शुरू हो गया कि कितने गर्लफ्रेंड है मंत्री का, तो उसका काउंटिंग को लेके शुरू हो गया। उसके बाद उसके गर्लफ्रेंड अर्पिता, उनके फ्लैट के जो बेड है, बेड के नीचे से करोड़ों की नोटें मिली, गड्डियाँ मिली नोटों की।
बंगाल की लोग कभी ये देखे नहीं, हम देखते आए। बंगाल की इकोनॉमी खराब है, बंगाल में गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है। मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि हम 6 करोड़ लोगों 9 करोड़ लोगों को 2 रुपये वाला चावल देते थे। प्राउड फील करके बोलती थी हमारे मुख्यमंत्री। अब सोचिए कि 9 करोड़ लोग, आपका 9.5 करोड़ तो आपकी जनसंख्या है, आबादी है। अगर आपको अब मोदी जी का शुरू होने से पहले, अभी जो मोदी जी तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इससे पहले ममता बनर्जी जी गर्व से कहती थी कि 9 करोड़ लोगों को हम 2 रुपया किलो चावल देते हैं। अगर 9 करोड़ लोग आपका चावल 2 रुपया किलो लेता है रेशन से, पीडीएस से, तो आपकी इकोनॉमी कैसी खस्ती है ये सोचिए। वहाँ पे इतने पैसा मिलना, अभी देखिए ममता बनर्जी की चीफ, आपको बताया कि एजुकेशन मिनिस्टर जेल के अंदर है। ममता बनर्जी के वहाँ पे प्राइमरी जो काउंसिल थी उनका प्रेसिडेंट चेयरमैन जेल के अंदर है, विधायक जेल के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेल के अंदर है। आज थोड़ा बहुत कमिंग सून हो रहा है, मतलब जाने वाला है अंदर। ममता बनर्जी भी जाएगी, अंदर जाना है उनको, क्योंकि शारदा से लेकर रोज वैली से लेकर हर करप्शन में ममता बनर्जी का नाम है। यानी आप एक ये बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जल्दी ही जेल जाने वाली हैं। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है हमारे जुडिशियरी पर। अगर जुडिशियरी सही तरीके से चला, अगर ईडी सीबीआई सही तरीके से केसेस अगर सामने ला पाए, तो ज़रूर ममता बनर्जी जेल में जाएगी। एक और आपका बयान विपक्षी गुट की जब मीटिंग हुई तो उसके दौरान आपका आया, आपने ये कहा कि बंगाल में कुश्ती है, दिल्ली में दोस्ती है और पूरे देश में मस्ती है। क्या पर्याय आपका? नहीं, यही तो हमारा विपक्ष तो यही करता है ना। आप जाइए बंगाल में, कांग्रेस हमारे अधीर चौधरी, वो कांग्रेस वहाँ पे ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ती है, सीपीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ती है। सीपीएम का जो नीचे का वर्कर है, कांग्रेस का जो नीचे का वर्कर है, वो मार खा रहा है नीचे। और यहाँ पे आके दिल्ली में आके एक साथ INDIA का मीटिंग कर रहे हैं, बाकी जगह पे घूम घूम के मीटिंग कर रहे हैं। तो मैंने वही बोला, बंगाल में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती और बाकी जगह में पिकनिक करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही खुलकर जवाब दिए, बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया कि 2024 के होने वाले चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें जीतने जा रही है और 2026 के चुनाव के लिए भी वो पूरी तरह आत्मविश्वास से लबरेज है और टीएमसी का विकल्प अब पश्चिम बंगाल में सिर्फ बीजेपी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि इस खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।